हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आपको 3 सेमेस्टर में पढ़ना होगा, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 चलता है, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 चलता है और सेकेंड ईयर में जाकर के थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड चलेगा या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 चलेगा। यानी कि आपको 3 बार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ना है। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लेकर के स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। कॉमन क्वेश्चन ये कि अगर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उसका क्वेश्चन ये होगा कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या बेसिक आना चाहिए। अगर स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर का है तो उसका भी यही क्वेश्चन होगा कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या बेसिक आना चाहिए। सेम क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड के लिए भी रहता है और सेम क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के लिए भी रहता है। तो यहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन का आंसर ये है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 70 से 80% जो सिलेबस होता है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि 70 टू 80% सिलेबस किसके ऊपर बेस्ड है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। और जहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाता है तो आप अच्छे से जानते हैं कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्री तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ करके आए हैं, जो कि सभी स्टूडेंट पढ़ करके आए होंगे, क्योंकि 11th और 12th क्लास में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसका यह मतलब नहीं है, देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि सर हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं आता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री तीनों पढ़े हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि सभी ने पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है? और बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था लेकिन उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम सब भूल गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भूल गए हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपने चाहे अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है, इतना ही काफी है। बात समझ में आ रही है? अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको 11th और 12th क्लास में जो आप पढ़ करके आए हैं वो सब आपको आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ रही? देखिए आपको क्या आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए और उनका थोड़ा सा यूज आना चाहिए। और अगर यूज नहीं भी आता है तो जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक एक चीज बताई जाएगी। यहां पर मैं आपको जितने भी फॉर्मूले बताऊंगा, बेसिक फॉर्मूले, वो मैं आपको उस समय भी बताऊंगा जब मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा। तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, यानी कि बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन ये आपको आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ये आपको पता होने चाहिए और बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये आपको पता होने चाहिए। ये जो मैं आपको यहां पर 3 चीजें बताई है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो फॉर्मूले होते हैं ये फॉर्मूले आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हर जगह पर यूज होंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में भी यूज होंगे, 2 में भी यूज होंगे और 3 में भी यूज होंगे और 4 में भी यूज होंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं यहां पर जितने फॉर्मूले आपको बताऊंगा केवल इतने ही फॉर्मूले होते हैं। ये तो वो फॉर्मूले हैं जो आप लोग क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हैं और जिनका यूज आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सभी जगह पर होगा। उसके अलावा जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको और भी काफी सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक फॉर्मूले जो आप ऑलरेडी 11 12 में पढ़ चुके हैं, अगर आपको उनकी नॉलेज पहले से होगी तो आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, मतलब उनको रिवाइज कराऊंगा जस्ट। बात समझ में आ रही है? उनको क्या कराना है? रिवाइज कराना है। और मैं जानता हूं 70 टू 80% स्टूडेंट ऐसा होगा जिनको ये सारे फॉर्मूले पहले से आते होंगे। अगर आपको आते भी हैं तो भी आपको इन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करना चाहिए, है ना। और देखिए एक चीज और देखिए,
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूले तो सारे याद होते हैं लेकिन वो उनको अप्लाई करना नहीं जानते। तो अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको सीखना है। केवल फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलता है, अप्लाई कैसे होता है फॉर्मूला ये सीखना भी बहुत जरूरी है। और अप्लाई करना कब आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूले को याद करने के बाद उसको अप्लाई करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैथमेटिक्स में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ना तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे और ना ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बेसिक फॉर्मूलों को आज रिवाइज करेंगे डिफरेंशिएशन के। और रिवाइज करने से पहले एक बार मैं सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट गेटवे क्लासेस ऐप पर चल रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, सारे कोर्सेज यहां पर चल रहे हैं गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में। अगर मैं बीटेक सेकेंड ईयर की बात करूं तो बीटेक सेकेंड ईयर की देखिए यहां पर ब्रांचेस लिखी हुई हैं जिनके कोर्सेज अवेलेबल है गेटवे क्लासेस पर, जैसे सीएस हो गया, आईटी हो गया, ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इनकी जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं। आपको मालूम है सीएस में बहुत सारी अलाइड ब्रांचेस आती हैं, सभी ब्रांच के अंदर अलाइड ब्रांचेस होती हैं। तो उन सभी के कोर्सेज अवेलेबल है गेटवे क्लासेस ऐप पर और सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेंगी। सभी कोर्सेज का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले, है ना। बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन आप लोग सब पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तभी आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई करना भी सीख पाएंगे। बात समझ में आ रही? जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं होगा और ना ही वो समझ में आएगा। केवल फॉर्मूले को याद करने से काम नहीं चलता, उसको अप्लाई करना भी सीखना है और अप्लाई करना आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूलों का यूज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में भी होता है, 2 में भी होता है, 3 में भी होता है, 4 में भी होता है, सब में होता है। यहां पर मैं जितने भी फॉर्मूले बताऊंगा वो सारे कॉमन फॉर्मूले हैं जो सभी मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं। तो ये तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए और जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो तब आप इनको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर देखो पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन, सबको सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आता होगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ना आता हो, सबको आता। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये बात भी सबको मालूम है। देखिए कांस्टेंट आप लोग सब जानते हैं, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात यह भी है कि ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तभी होगा जब पूरी की पूरी टर्म ही कांस्टेंट होगी। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा 2x² + 3। तो अगर आप इसमें देखें तो यहां पर दो जगह पर कांस्टेंट आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर हमने लिखा कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका भी 0 होगा, नहीं। देखिए मैंने क्या कहा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तब होता है जब पूरी कंप्लीट टर्म ही कांस्टेंट हो। आप इसको देखो 3 को, ये एक टर्म, इसके अंदर दो टर्म है, एक टर्म तो 2x² है और एक टर्म 3 है। तो यहां पर ये जो 3 है ये पूरे की पूरी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो पहली वाली टर्म है इसमें कांस्टेंट है 2 और वेरिएबल है x²। तो अब यहां पर 2 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो ध्यान देना, अगर पूरी टर्म कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर किसी टर्म के अंदर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर यहां पर जैसे ये 3 है, मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं 3a और मैं ये कह देता हूं कि a भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, तो इस 3a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पूरी टर्म के अंदर सारे कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो कांस्टेंट जब पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और अगर किसी टर्म के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल है तो वहां पर आप कांस्टेंट को करेंगे बाहर और वेरिएबल का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन सबको मालूम है, n इंटू एक्स की पावर n-1। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos का माइनस साइन x, tan का sec² x,
सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। अगर आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखें तो यहां पर आपको एक चीज और नजर आ रही होगी। देखिए क्या है, ये एक्स का फंक्शन है और हमने इसको एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया है। भाई अगर हम मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं डी बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं कहीं पर लिखता हूं डी अपॉन डी वाई, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। और अगर हम लिखते हैं डी अपॉन डी जेड, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड। और डी अपॉन डी टी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर आपको यह भी देखना होगा कि आप डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आप इन सभी फॉर्मूलों के अंदर देखें तो मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। अब ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है, आप वाई के में भी रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, जेड के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए जरा, ये एक्स का फंक्शन है और मैंने इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराया, तब मुझे ये फॉर्मूला मिला है। यहां देखिए ये एक्स का फंक्शन है और मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया है, तब मुझे ये फॉर्मूला मिला है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो फंक्शन अगर एक्स का है, तो जब आप उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी आपको ये सारे फॉर्मूले मिलेंगे। बाई चांस अगर कहीं पर ऐसा होता है कि मान लीजिए साइन एक्स है, ये एक्स का फंक्शन है लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में, तो इस केस में इसका आंसर 0 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि आप वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन एक्स का है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये तो एक्स वाई के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको यह भी देखना होगा कि फंक्शन किसका है। सबसे पहले आपको फंक्शन को देखो कि किस वेरिएबल का फंक्शन है, फिर ये देखो कि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज का और भी ध्यान रखना है, काफी जगह पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, मान लीजिए कहीं लिखा है साइन वाई और आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो कई जगह आप देखेंगे कि साइन वाई का कॉस वाई होगा और यहां पर लिखा होगा इनटू में डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब y x का फंक्शन हो, यानी कि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तब ऐसा होता है। अगर y x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और अगर डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है डिफरेंशिएशन के अंदर। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। अभी इन फॉर्मूले के बारे में और भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर चेन रूल। डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कहीं पर भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आपको सभी जगह पर चेन रूल अप्लाई करना होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि चेन रूल हर जगह लगता है, हर जगह पर लगता है। तो इसलिए चेन रूल को पहले समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चेन रूल बहुत आसान होता है और सभी स्टूडेंट को इसको यूज करना भी आता है, सबको आता है। बात समझ में आ रही? हाँ, चेन रूल की जो डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहां पर कंपोजिट फंक्शन लिखा होता है, तो बहुत सारी लैंग्वेज लिखी होती है। तो अगर हम लैंग्वेज पे ध्यान ना दें, हम डायरेक्ट बात करें कि चेन रूल क्या होता है, तो बहुत आसान है और सभी स्टूडेंट को पहले से आता भी है। देखिए मैं चेन रूल को यूज करके दिखाता हूं कैसे चेन रूल को अप्लाई करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहां पर हमारे पास ये फंक्शन दिया है y इक्वल टू साइन और ब्रैकेट में cos एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन और ब्रैकेट में लिखा है cos एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें मैं चेन रूल लगाता हूं। चेन रूल कैसे लगेगा, देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर अगर आप ध्यान दें, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर जरा ध्यान दो। सबसे पहले यहां पर आपको कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है, साइन। क्या दिखाई दे रहा है, साइन। और साइन के आगे जो क्वांटिटी लिखी है cos एक्स स्क्वायर, ये साइन के लिए एंगल का काम कर रहा है, यानी कि थीटा का काम कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एक्स का। बात समझ में आ रही है? साइन cos एक्स स्क्वायर, साइन cos एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का। तो अब आपको साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने देखा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। तो यहां पर साइन का आपने डिफरेंशिएशन करा,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर साइन का कॉस हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एक्स का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अभी आपने किसका डिफरेंशिएशन किया? साइन का। बात समझ में आ रही है? किसका किया? साइन का। लेकिन साइन के आगे एक फंक्शन लिखा है कॉस एक्स स्क्वायर, इसका भी तो करना है। इसी को कहते हैं चेन रूल। यानी कि आपको जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसके अंदर आप देखो कितने फंक्शन है, आपको वन बाय वन सबको डिफरेंशिएट करते जाना है और मल्टीप्लाई में लिखते जाना है। यही हमारा चेन रूल होता है। तो यहां पर मैं साइन का कर चुका, अब मैं कॉस का करूंगा। कॉस का माइनस साइन होता है, भाई कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन? माइनस साइन। तो यहां पर कॉस का हो गया माइनस साइन। अब जरा ध्यान दो, कॉस के लिए एक्स स्क्वायर एंगल का काम कर रहा है, यानी कि एक्स का ही काम कर रहा है, तो यहां पर कॉस का हो गया माइनस साइन और एंगल सेम रहेगा एक्स स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमारे पास ये आ चुका। अब जरा आगे देखो, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हमने साइन का भी कर दिया, कॉस का भी कर दिया, लेकिन कॉस के आगे भी एक फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x। अब यहां पर बस आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसको आप थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पर 2 कांस्टेंट है तो सबसे पहले ले लेते हैं, x को भी पहले ले आता हूं 2x। अच्छा माइनस साइन भी है, इसको भी पहले लगा देते हैं माइनस, तो माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका पूरा क्या आ गया? डिफरेंशिएशन। और यही हमारा होता है चेन रूल। तो कितना आसान है चेन रूल। इसी तरह से आपको चेन रूल अप्लाई करना होता है, बहुत आसान होता है। जो सबसे पहले आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है उसको डिफरेंशिएट करो, फिर उसके आगे वाले को डिफरेंशिएट करो, सबको डिफरेंशिएट करते चले जाओ और मल्टीप्लाई में लिखते चले जाएं, तो आपका वही चेन रूल होता है। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। देखो यहां पर देखिए क्या लिखा है, सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू साइन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा यहां पर ध्यान दो। अच्छा मैं यहां पर आपको एक चीज पहले से आपको अच्छे से मालूम होगी वैसे तो, मैं फिर भी एक बार और बता देता हूं कि यहां पर लिखा था कॉस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है? कॉस एक्स स्क्वायर। और यहां लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है? डिफरेंस है। यहां पर एंगल का स्क्वायर है और यहां पर कॉस का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूं तो मैं इसको कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर हम कॉस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो ये कॉस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर को आप कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये गलत है ना? चलिए अब देखिए जरा यहां, तो यहां तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। तो हमने यहां पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अब देखो साइन के लिए कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो एंगल का काम कर रहा है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। बोल बात समझ में आ गई? कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, हमने साइन का तो डिफरेंशिएशन कर दिया, कॉस आ चुका है। अब साइन के आगे लिखा कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। अब यहां पर ध्यान देना, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, समझिए बात को। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, एक्स के प्लेस पर आ गया कॉस एक्स और एन के प्लेस पर आ गया 2। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा? यही फॉर्मूला तो लगेगा। देखो यहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है? कॉस कर रहा है, तो आप यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 cos x आ जाएगा, 2 cos x आ जाएगा। तो पहले यहां पर चलते हैं, देखो हम साइन का कर चुके, हम cos स्क्वायर एक्स का कर रहे हैं, तो cos स्क्वायर एक्स का जब आप करोगे तो ये 2 cos x आ जाएगा। लेकिन क्या अभी बात पूरी हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने क्या किया है, अभी तो आपने पावर जो ये cos x का होल स्क्वायर था इसका डिफरेंशिएशन किया है, अभी आपने cos x का तो किया ही नहीं। बात समझ में आ रही है? किसका करेंगे?
cos x का करेंगे और cos x का करके मल्टीप्लाई में लिखेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x। बोलो बात समझ में आ गई? क्या सारे डिफरेंशिएशन हो चुके? नहीं, अभी भी नहीं हुए। देखो आपने cos x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो 2 cos x मिला, आपने cos x का किया तो माइनस sin x मिला, लेकिन अभी आपने x का नहीं किया। अगर आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो जनरली हम इस 1 को लिखते नहीं है, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन x का भी डिफरेंशिएशन होगा जो कि 1 आएगा। अब देखो सारे फंक्शन खत्म हो चुके, तो आंसर क्या आ गया इसका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं कांस्टेंट को पहले ले लेता हूं, -2 cos स्क्वायर एक्स और इंटू में cos x इंटू में sin x, ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा है चेन रूल। क्या है, चेन रूल है। और देखिए 2 एग्जांपल और लिए मैंने यहां पर चेन रूल के। यहां देखिए y इक्वल टू 10 रूट एक्स, y इज इक्वल टू 10 अंडर रूट ऑफ x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप जानते हैं अगर मैं यहां पर dy बाई डी एक्स करता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और x की जगह क्या है रूट x, तो ये ऐसे ही आएगा। अभी हमने किसका किया, 10 का, अभी हमें किसका करना है, अभी हमें डिफरेंशिएशन करना है रूट x का, और रूट x का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, 1/2 रूट x होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स 1/2 रूट x, 1/2 रूट x होता है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और डायरेक्ट याद अगर नहीं है तो आपको करके देखना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर आप रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर n 1/2, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में आएगा और x की पावर n-1 आएगा, मतलब यहां पर माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो देखो ये 1/2 रूट x ही आ जाएगा। तो आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है इसको। तो यहां पर यही आंसर आ गया हमारा। तो यही हमारा क्या चेन रूल है, क्या है, चेन रूल है। देखो हमने पहले 10 का किया तो sec स्क्वायर आया, फिर हमने रूट का किया, है ना, रूट का किया तो 1/2 रूट x आ गया। अब यहाँ पर अगर आप x का करेंगे तो 1 आएगा, तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख भी देता हूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, sec स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ये पहले लिख देता हूं मैं 1/2 रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x। अगर आप आगे वाले पार्ट को देखें, इसको देखिए जरा ध्यान से, ये भी बहुत सिंपल है। इसका देखिए डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की होल पावर 4। देखिए जब भी पूरे फंक्शन की पावर कहीं पर लगी हो तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले को लगाना है। पावर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अच्छा 4 मल्टीप्लाई में आएगा, 4 इंटू 2x प्लस 3 की होल पावर 3 इंटू, अब देखिए आपने अभी क्या किया, अभी इसमें आपने पूरे को डिफरेंशिएट किया, अब आप 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा और 3 का 0 आएगा, तो केवल 2 बचेगा। तो कितनी आसानी के साथ ये डिफरेंशिएशन हो जाता है और चेन रूल यहां पर लग जाता है। अगर मान के चलिए सपोज यहां पर x की पावर 3 होता, x की पावर 3 होता, है ना, x की पावर 3 होता तो क्या होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये x की पावर 3 x की पावर 3 है तो 4 2x क्यूब प्लस 3 की होल पावर 3 और इनटू में 2x क्यूब का क्या आता डिफरेंशिएशन, जो कि आपका आ जाता 6x स्क्वायर। तो यहां पर 2 की जगह पर 6x स्क्वायर आ जाता। तो इस तरह से आप चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं और बड़े से बड़े फंक्शन को बहुत ही आसानी से चेन रूल लगा के आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर वहां पर चेन रूल एप्लीकेबल है तो चेन रूल को अप्लाई करना आपको आना चाहिए, और चेन रूल हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होता है, आप ये मान के चलिए। हाँ, कुछ जगह पर हमें पता नहीं चलता है कि चेन रूल यहां पर लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर मैंने यहां पर लिखा, ये देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x है, क्या इसमें चेन रूल नहीं लग रहा है, लग रहा है। देखो साइन x, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, है ना, लेकिन साइन के आगे x लिखा है,
x का भी डिफरेंशिएशन करना है आपको, चेन रूल लगाना है, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो इसलिए हम इसको cos x इंटू 1 ना लिख करके केवल cos x लिख देते हैं, लेकिन लगता तो यहां पर भी चेन रूल है, यानी कि चेन रूल हर जगह लगता है, तो इसलिए चेन रूल को अप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर भी चेन रूल बहुत जगह पर अप्लाई होता है। क्लियर होगी मेरी बात? चलिए, तो यहां पर ये जितने भी फॉर्मूले लिखे गए हैं ना, इन फॉर्मूलों को आपने याद कर लिया होगा, आपको याद होंगे, आपको याद अच्छे से होंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर और कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको पहले से पता भी है। क्या है? देखिए, ये sin x लिखा है, जरूरी नहीं कि यहां पर x ही हो, केवल एक सिंगल टर्म ही हो x। इस x के प्लेस पर कोई भी x का फंक्शन या y का फंक्शन या z का बड़े से बड़ा फंक्शन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा sin 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आएगा, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन अगर ये y के इक्वल है, तो जब आप यहां पर dy बाई dx फाइंड करेंगे तो कॉस का तो हो जाएगा साइन, सॉरी साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 4। अभी तो आपने साइन का किया है, अब आप इसका करेंगे तो देखिए 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x का 3 आ जाएगा और 4 का 0, तो ये इसका आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अब ऐसा नहीं सोचना है कि आपको यहां पर केवल x मिलेगा या sin x मिलेगा या sin y मिलेगा या sin z मिलेगा या sin थीटा मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहां पर x के प्लेस पर कोई भी पॉलिनोमियल लिखी हो सकती है या कोई भी x y z का फंक्शन, बड़े से बड़ा फंक्शन भी लिखा हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना है, चेन रूल लगा देना है। तो चेन रूल अप्लाई करना आपको अगर आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए डिफरेंशिएशन, है ना। तो सभी जगह पर यही चीज वैलिड है, x के प्लेस पर कोई भी x y z का बड़े से बड़ा फंक्शन हो सकता है, तब भी ये सारे फॉर्मूले वैलिड रहेंगे। बस आपको क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। तो मुझे लगता है अब आपको चेन रूल की इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होगी। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो चेन रूल आपको समझ में आ गया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि हम यहां पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं ना। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन में लिखे हो या सब्ट्रैक्शन में लिखे हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। जैसे y इज इक्वल टू, मान लीजिए लिखा है sin x प्लस 10x प्लस एक्स क्यूब, तीन फंक्शन एडिशन में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x का cos x प्लस, देखिए ध्यान देना ये प्लस और माइनस में ऐसा होता है, तो साइन का cos हो गया, 10 का sec स्क्वायर x हो गया और x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन लिखे हों तो उनको डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट और सबको आता है अच्छे से। सेम सब्ट्रैक्शन में भी है, अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन लिखा तो वहां पर भी यही करेंगे। मान लीजिए लिखा sin x माइनस कॉस एक्स, तो कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना है। कब? अगर फंक्शन एडिशन में लिखे हो या सब्ट्रैक्शन में लिखे हो, है ना, फंक्शन कितने भी हो सकते हैं। चल, तो ये तो बहुत आसान है ना। इसको देखिए, थर्ड एंड फोर्थ, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। देखिए चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, चेन रूल के बाद दूसरा नंबर आता है प्रोडक्ट रूल का और तीसरा नंबर आता है क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल का। ये तीन रूल इंपॉर्टेंट होते हैं और इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल होता है, उसके बाद प्रोडक्ट रूल होता है, क्वेश्चन रूल कम जगह पर यूज होता है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल का क्या मतलब है, प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन कभी मल्टीप्लाई में लिखे हो तो वहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्या लगाना है? प्रोडक्ट रूल लगाना है, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन लिखे हो। अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है
कि सर प्रोडक्ट रूल तो 2 ही फंक्शन के लिए होता है, अगर 2 से ज्यादा होंगे तो हम कैसे लगाएंगे? तो कुछ नहीं करना। अगर मान लीजिए 3 फंक्शन है तो आप शुरू में क्या करिए, 2 फंक्शन का एक ग्रुप बना लीजिए और उसको एक सिंगल फंक्शन मानिए, और एक फंक्शन जो बचा उसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो मतलब आप ग्रुप बना सकते हैं। अगर 4 फंक्शन लिखे हैं तो 2-2 का ग्रुप बना लीजिए, या एक ग्रुप 3 का बना लीजिए, एक को अलग कर दीजिए। तो कुल मिला के अगर आपके पास फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो आप वहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर और एक साइन एक्स, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं। तो अब यहां पर ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर का अलग से कर दिया आपने और साइन एक्स का अलग से कर दिया, ऐसा केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। यहां मल्टीप्लीकेशन में है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो एक को आप पहला फंक्शन मान लीजिए, एक को आप दूसरा मान लीजिए। आप किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। डिफरेंशिएशन में जनरली जो पहले लिखा होता है उसको हम पहला फंक्शन ले लेते हैं और जो बाद में लिखा होता है उसको हम दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। तो अगर आपका u पहला फंक्शन है और v दूसरा फंक्शन है तो क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला को याद नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि पहले फंक्शन को छोड़ो और दूसरे का करो डिफरेंशिएशन। देखिए छोड़ने का मतलब ये है कि u को जैसा है वैसा का वैसा लिख दो और v का डिफरेंशिएशन कर दो, उसके बाद प्लस लगाओ और फिर v को छोड़ना है, मतलब v को छोड़ने का मतलब v जैसा था वैसा ही लिख दो और u का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। जैसे यहां पर ये 2 फंक्शन लिखे, पहले ये लिखा तो ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू x तो मैं क्या करूंगा, पहले फंक्शन को मैं छोड़ दूंगा, यानी कि एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही लिखूंगा और साइन एक्स का करूंगा डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। प्लस अब क्या करूंगा, अब मैं दूसरे फंक्शन को छोड़ दूंगा, दूसरा फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, और पहले फंक्शन का करूंगा डिफरेंशिएशन, और पहला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल को लगाते हैं और प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह पर हम इसको अप्लाई करते हैं, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर भी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रूल और डिवीजन रूल, या तो डिवीजन रूल भी कह सकते हैं, क्वेश्चन रूल भी कह सकते हैं। ये कब अप्लाई होता है, अगर आपके पास 2 फंक्शन, अगर आपके पास 2 फंक्शन डिवीजन में, मतलब एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, इस तरह से u अपॉन v, है ना, एक फंक्शन u है और दूसरा क्या है, v है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका डिनोमिनेटर है जो नीचे लिखा है, आपको नीचे वाले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो आपको डिनोमिनेटर को तो ऐसे ही लिखना है, मतलब छोड़ देना है ना, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे और ऊपर वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन du अपॉन dx और बीच में आएगा माइनस साइन। अब ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब एक बार नीचे वाला छोड़ना है ऊपर का डिफरेंशिएशन और दूसरी बार में ऊपर वाला छोड़ना है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही, तो नीचे वाला छोड़ दिया ऊपर का डिफरेंशिएशन, अब ऊपर वाला छोड़ देंगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और इस पूरे के अपॉन में आएगा जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए मेरे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया, कुछ नहीं करूंगा, नीचे वाला छोड़ूंगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन देखो, नीचे वाले को छोड़ दूंगा, नीचे वाला क्या है साइन एक्स, ऊपर वाले का करूंगा डिफरेंशिएशन, ऊपर क्या एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देना है एक्स स्क्वायर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला साइन है तो cos x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, नीचे वाले का स्क्वायर। इस तरह से हम क्वेश्चन रूल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है आपको डिफरेंशिएशन के अंदर जो 4 रूल होते हैं, ये चारों रूल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चेन रूल समझ में आ गया होगा, वैसे आपको आते तो पहले से ही है, बस जस्ट मैंने आपको क्या कराया है, रिवाइज कराया है और इनकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चेन रूल, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल
ये चारों रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत जगह पर आते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, ए की पावर एक्स, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां पर ई आ जाता है वो नेचुरल हो जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। अब ध्यान देना यहाँ पर लॉग का जो बेस है वो ई है, ये नेचुरल लॉग है। जिसका बेस ई होता है वो क्या होता है, नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर ए की पावर एक्स लॉग टू द बेस ई ए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ई को लिखना कंपलसरी नहीं है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग ए। तो यहाँ पर ई लिखा हो ना लिखा हो बात एक ही है। बात समझ में आ गई? तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए की पावर एक्स लॉग ए, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर ई की पावर एक्स है तो सब जानते हैं ई की पावर एक्स ही होता है। देखो ऐसा होता क्यों है, एक्चुअल में यहाँ पर भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ई की पावर एक्स, अगर ये फॉर्मूला लगाता हूं तो ई की पावर एक्स और लॉग ई आएगा, और बेस में भी ई है, और आप जानते हैं लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रह जाता है। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है ये याद तो सबको रहता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कई बार इसको अप्लाई करने में गलती कर देते हैं या भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा ना, क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है 2 की पावर एक्स। अब 2 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 की पावर एक्स और log 2। देखो यही फॉर्मूला लग गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमें इसको क्वेश्चंस में क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये तो दोनों हो गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये दोनों है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये होता है नेचुरल लॉग और ये होता है कॉमन लॉग। देखिए यहाँ पर बेस ई है, तो आप सबको मालूम है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सबको मालूम है। और इसी चक्कर में कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि 99% जगह पर log टू द बेस ई ही होता है। तो log टू द बेस अगर ई है तो डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है। कितना होता है, 1/x। लेकिन 1% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर बेस ई ना होकर के कुछ और होता है। जैसे यहां पर ई की जगह कुछ भी लिख दो तो फिर ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है 1/x log टू द बेस ई, और यहां पर जो भी होगा ए की वैल्यू वो यहां आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। हालांकि ये केवल 1% क्वेश्चन में यूज होता है, 99% क्वेश्चन में तो ऊपर वाला ही यूज होगा। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आपको याद होने चाहिए, है ना, क्योंकि इनका भी काफी ज्यादा यूज है। देखिए आप फॉर्मूले सिर्फ याद कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इनको अप्लाई करना तो आपको तभी आएगा अच्छे से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूले को अप्लाई करना आ जाता है। इसीलिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है। देखो अगर आपको साइन इनवर्स का याद है तो कॉस इनवर्स का भी याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम होता है, साइन में प्लस होता है कॉस में माइनस होता है, बस इतना अंतर है। अगर आपको tan का याद है 1/x 1 + x², तो आपको cot का भी याद हो जाएगा क्योंकि दोनों में केवल माइनस का अंतर है। अगर आपको sec इनवर्स का याद है 1/x x² - 1, तो cosec का भी याद हो जाएगा क्योंकि इसमें भी केवल -1 होता है। देखिए सभी फॉर्मूले के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने ये सारे फॉर्मूले x के लिए पढ़े हैं, लेकिन आप x की जगह पर कोई भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, y का यूज कर सकते हैं, z का यूज कर सकते हैं, या फिर सभी फॉर्मूलों के अंदर x के प्लेस पर कोई भी x या y या z का बड़ा सा फंक्शन भी लिखा हो सकता है, तब भी ये फॉर्मूले वैलिड रहेंगे। यानी कि x के प्लेस पर कोई पॉलिनोमियल लिखी हो सकती है, x के प्लेस पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हो सकता है, x के प्लेस पर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब भी ये सारे फॉर्मूले क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। तो मुझे लगता है जो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। यही हमारे केवल बेसिक फॉर्मूले होते हैं, यही वो फॉर्मूले हैं जो आप लोग 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इनका यूज होगा।
बाकी और जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और भी काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूले पहले से आते होंगे तो आपको सिर्फ जो टॉपिक वाइज फॉर्मूले आएंगे उनको केवल याद करना होगा और अप्लाई करना सीखना होगा। तो इसलिए आपको बेसिक फॉर्मूले, कोशिश करिए कि बेसिक फॉर्मूलों को रिवाइज करिए, है ना। और जब आप इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे, आपको ये अप्लाई करना भी आ जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है तो आसान, लेकिन क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझेंगे, छोटी छोटी चीजों को आप बार बार रिवाइज करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है कि ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो मुझे सब आती हैं। हाँ बिल्कुल आपको आती हैं, लेकिन फिर भी उनको रिवाइज करना जरूरी है। बात समझ में आ रही? तो आप इन बेसिक फॉर्मूलों को रिवाइज करिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चाहे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो या 4 पढ़ रहे हो, ये आपके लिए सभी जगह पर हेल्पफुल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में थोड़ा ज्यादा फॉर्मूले होते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान फॉर्मूले हैं, सारे वही फॉर्मूले हैं जो कि आप लोग क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूज होंगे, उन सब को मैं रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो उससे अगली वीडियो आएगी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिना ट्रिग्नोमेट्री के आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आप एक बार इन फॉर्मूलों को रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।